सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट. इट इज़ द वन ऑफ द टॉपिक. सो हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट विद द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट. और आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ भारत प्रेप. सो बेसिक गैसियस स्टेट की जो बात करें जेकेपीएससी में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्रोसीड किया हुआ है. सबसे पहले बात करेंगे गैसियस स्टेट में आइडल गैस क्या होती है. तो आप एक इक्वेशन से बहुत ज़्यादा मतलब रिनाउंड हैं. इक्वेशन हमारे पास क्या बेटा, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी. जब भी इक्वेशन हमारे पास ये प्रोसीड करती है, ये फॉलो करती है, तो मतलब कोई भी गैस हमारे पास आइडल बनती है. तो अगर किसी भी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे अगर ये इक्वेशन फॉलो अप करे तो गैस क्या होगी भी, गैस होगी हमारे पास, आइडल गैस होगी. अब आइडल गैस जो है वो सारे लॉज ओबे करती है, चाहे वो कोई भी गैस का लॉ हो, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे वो एवोगाड्रो लॉ हो, सारे के सारे ओबे करती है. बट रियलिटी में कोई भी गैस आइडल नहीं है. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली हाइपोथेटिकल. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कोई भी आइडल गैस नहीं है, क्योंकि उतना टेम्परेचर उतना प्रेशर मेंटेन करना इम्पॉसिबल है. और एक आइडल गैस के लिए भी अगर कोई गैस आइडल है तो उस केस में भी उसका पॉसिबल होना तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वहाँ पे दो कंडीशंस हमारे पास नेसेसरी हो. एक तो हाई टेम्परेचर हो और दूसरा हमारे पास क्या हो, यहाँ पे लो प्रेशर हो. तभी हमारे पास गैस की होती है, आइडल होती है, अदरवाइज आइडल नहीं होती. ठीक है. दूसरी बात ये भी यहाँ पे देखी गई कि अगर एक आइडल गैस है तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट इज़ वेरी वेरी निग्लिजिबल, और वी कैन से देयर इज़ नो फोर्स. अब एक जो स्टेप है ये भी हमारे पास आपका KTG का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हैं उसमें बताया है कि भी निग्लिजिबल फोर्सेस होती हैं. क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास. ठीक है, ये भी इसके अगेंस्ट है हमारे पास. थर्ड जो वॉल्यूम है ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज़ आल्सो निग्लिजिबल, मतलब वो भी निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है. तो अगर ये दो चीज़ें हमारे पास पॉसिबल नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम नहीं हो सकते, दूसरा हमारे पास वॉल्यूम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, द मॉलिक्यूल वॉल्यूम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, तो मतलब कोई भी गैस रियल हो सकती है, आइडियल नहीं हो सकती. ठीक है. अब हमारे पास आते हैं रियल गैस के लिए. सबसे पहले बात करते हैं रियल गैस में जो इक्वेशन में पूरी पड़ी ऊपर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. क्या ये फॉलो करती है? तो आंसर है ये फॉलो नहीं करती. अब ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है? पहली बात, अगर कोई भी गैस की बात करते हैं तो गैस को चाहिए कि हाई टेम्परेचर हो और हमारे पास क्या हो, लो प्रेशर हो, लो प्रेशर हो. ठीक है. बट अगर मान लो ये कंडीशंस नहीं है तो एक गैस रियल गैस ओबे करेगी. जैसे सबसे पहली सारी गैसेस क्या हैं, रियल गैसेस हैं. दूसरी बात जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 था कि भाई देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस, बट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एट कंडीशंस. अब यहाँ पे क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ओके, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. अगर कंडीशन हमारे पास अगर आपकी ये है कि भाई अगर टेम्परेचर हमारे पास लो है, प्रेशर हमारे पास हाई है और टेम्परेचर हमारे पास लो है, इस केस में अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास निग्लिजिबल नहीं है, दे आर देयर. सेम द केस अगेन वॉल्यूम, थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे बताया था, वॉल्यूम इज निग्लिजिबल. बट अगर बात करते हैं हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की, इस केस में बात करते हैं तो इस बेस में हम बता सकते हैं कि भाई वॉल्यूम के नॉट बी नेग्लेक्टेड. तो अगर हम ये फॉलो करें तो वी कैन कंसिडर दैट कि रियल गैस के लिए अगर हमारे पास मान लो हाई प्रेशर है और साथ में लो टेम्परेचर है तो आइडल गैस ओबे नहीं करती, देन द गैस इज सेड टू बी रियल गैस. तो ये केस हमारे पास बनता है. वैसे प्रैक्टिकली हर गैस को ही रियल ही होती है. तो ये था भाई पहले आइडल और रियल गैस का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो दो रीजंस याद रखना रियल गैस के. पहला रीज़न ये कि भाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल. ठीक है. दूसरा रीज़न हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लेक्टेड एट वी कैन से high pressure and low temperature. So these are the two reasons that are meant for the gas to be real gas. So for real gases, if we assume the intermolecular forces are not negligible, at the same time if we assume that हमारे पास the volume is not neglected,
वी कैन कंसिडर इक्वेशन। तो उस समय क्या होता है, जो हमारे पास प्रेशर है वो भी चेंज होगा। तो प्रेशर में करेक्शन टर्म क्या आई, प्रेशर में करेक्शन टर्म आई पी प्लस ए एन का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर। ये प्रेशर करेक्शन टर्म होगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम करेक्शन टर्म क्या होगी हमारे पास, जब हमने मेंटेन किया कि हमारे पास हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है, उसमें क्या हो गया हमारे पास वी चेंजेस टू वी माइनस एन बी, ठीक है। ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म होगी। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा, ये बनेगा पी प्लस एन का स्क्वायर एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और एन हमारे पास मोल्स हैं। अगर हमारे पास एन 1 है तो फिर क्या होगा, फॉर एन इज इक्वल टू 1 इक्वेशन विल बी पी प्लस ए बाई वी का स्क्वायर और वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये फॉर 1 मोल ऑफ इक्वेशन। तो ये बनेगी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो दिस टर्म इज बेसिकली प्रेशर करेक्शन टर्म। ये प्रेशर करेक्शन टर्म है क्योंकि प्रेशर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। वॉल्यूम भी नेग्लेक्ट नहीं होगा, तो वॉल्यूम को भी हमने यहाँ पे करेक्ट किया और वॉल्यूम एज्यूम हो हमारे पास यहाँ पे, दिस इज प्रेशर करेक्शन, दिस इज वॉल्यूम करेक्शन। सो ये दोनों हमारे पास क्या है, करेक्शन है हमारे पास जो हमने डन की, ठीक है। तो ये हो गए भी आपकी करेक्शंस। तो दिस इज योर वन डायमेंशनल इक्वेशन। अब इसमें जो ए और बी क्या है, तो इसमें कोई पूछे आपसे व्हाट आर ए एंड बी, तो ए एंड बी आर, इनको बोलते हैं वन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, दे आर वन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ये बेटा वन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो पहली बात, अब यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि भी ए और बी के यूनिट्स क्या हैं। तो ए और बी के यूनिट्स क्या हैं, इनकी बात कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से बेटा, तो ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे होगा हमारे पास, देखो यहाँ से अगर मैं ए को निकालूँ तो ए क्या आएगा, तो ए इज़ इक्वल टू एज्यूम करते हैं वी पी वी स्क्वेयर अप पी पी एन स्क्वेयर पी। एक मिनट में इसको यहीं से बता देता हूँ आपको, देखो ऐसे करके बताते हैं इसको। देखो बेटा हमने पढ़ा p प्लस ए एन का स्क्वायर और अपॉन वी का स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं a निकालूँ तो बेटा a क्या आएगा, a क्या आएगा, तो यहाँ से a आएगा, a इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वी का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। p क्या है, p प्रेशर किस में निकाले, चलो भाई ATM में निकाले। v क्या है, वॉल्यूम किस में निकाले, लीटर में निकाले। वॉल्यूम क्या हो गया, स्क्वायर। एन क्या बेटा, मोल्स, एन मोल्स, तो मोल का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मतलब यूनिट क्या बना यहाँ पे, ये बना आपका ATM लीटर का स्क्वायर मोल माइनस 2। तो ये रहा भाई यूनिट हमारे पास, किसका यूनिट, ए का। ए जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर करेक्शन टर्म के एक सिंपल सा वेरिएबल था वन डार वाल का, उसकी बात की। और बेसिकली जब प्रेशर की बात करें तो ये क्या है, ये बेसिकली मेजर ऑफ, ये बता रहा है यहाँ पे क्या बता रहा है, मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये रिलेट करा किसके साथ, प्रेशर के साथ। तो वी क्या होगा बताओ, अभी बी क्या होगा, ये वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है। सो दिस इज वी कैन से द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, और वी कैन से सिंपली कॉल्ड को वॉल्यूम, ये को वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसी तरह से देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें तो वी नो दैट वी माइनस एन बी की बात करें, यहाँ से बी निकालते हैं। पहले v इज इक्वल टू एन बी आ गया और b निकालें बेटा क्या हो गया, v बाई एन। तो v वॉल्यूम हमारे पास वो आएगा सपोज लीटर में और अपॉन मोल, तो बेटा क्या आया, लीटर पर मोल आया हमारे पास। तो क्या इसकी यूनिट लीटर पर मोल आ रहा भाई। अगर लीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल भी आ सकता है, मीटर पर क्यूब को मोल भी आ सकता है। तो ये चीज़ें हमारे पास पॉसिबल हैं। तो दिस इज़ हाउ वी जस्ट डिस्कस द यूनिट्स ऑफ दी ए एंड बी इन SI टर्म्स। तो ये जो यूनिट है ये SI टर्म में, ये भी यूनिट हमारे पास SI टर्म में, तो आपको सिर्फ SI टर्म में ही यूनिट याद रखने हैं। ये भी आपका यूनिट SI टर्म में, तो आपने ए और बी का यूनिट याद रखना और याद रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इन ए और बी का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज दैट सिग्निफिकेंस। तो पहला यूनिट याद रखना है यहाँ पे, पहला सबसे पहला यहाँ पे यूनिट याद रखना। दूसरा बेटा हमारे पास अब आते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले ए क्या बताता है, ए बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास प्रेशर के टर्म रिलेटेड है हमारे पास। अब बेटा ए किसका ज़्यादा होगा, पहला ही बात
तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, ए हमेशा पोलर मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, क्योंकि भाई हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं बताऊँ यहाँ पे ए वाटर पोलर है, ज़्यादा होगा किससे, नॉन पोलर से। ए लिया मैंने यहाँ पे हीलियम, तो हीलियम इज़ नॉन पोलर। तो अगर बात करें यहाँ पे ए के टर्म्स में, तो ए ज़्यादा किसका होगा, यहाँ पे वाटर होगा, और ए किसका कम होगा बेटा, यहाँ पे होगा हीलियम का कम होगा। तो पहला केसेस ये बता रहा है यहाँ पे, केस नंबर 1। सो पहला याद रखना, दिस इज केस नंबर 1। दूसरी बात बेटा, अगर यहाँ पे बात करें नंबर 2 पॉइंट की, अब जब हमारे पास ए ज़्यादा, तो याद रखना लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज ऑल्सो मैक्सिमम। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज ऑल्सो मैक्सिमम। जिसका ए ज़्यादा उसका लिक्विफिकेशन ज़्यादा, ठीक है भाई, जिसका ए ज़्यादा उसका लिक्विफिकेशन ज़्यादा। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ यहाँ पे, जैसे डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6.71 किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। सबसे पहले लिक्विफाई ही होगी यहाँ पे, ठीक है। और ए की वैल्यू मिनिमम है किसकी, 0.034 किसके लिए, हीलियम के लिए। तो सबसे कम लिक्विफाई ये होगा। और हीलियम और हाइड्रोजन की बात करें तो ये कम लिक्विफाई होते हैं, दे आर परमानेंट गैसेस, दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो इन दोनों के लिए ए की वैल्यू क्या है, कम है। इस डेटे के हिसाब से कि हमारे पास सबसे इज लिक्विफाई कौन होगा, जिसकी ए की वैल्यू ज़्यादा है, तो दिस विल बी लिक्विफाइड वेरी इजली एज कम्पेयर टू द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे पास, तो सिंपल सा याद रखें, अगर मान लो हमारे पास ए की वैल्यू 6.17 थी और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, तो दिस इज मोर लिक्विफाइड एज कंपेयर टू ए की वैल्यू 0.034 फॉर हीलियम। अंडरस्टैंड। सो ये भी याद रखना, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास याद रखना, थर्ड पॉइंट जो मैं इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये थर्ड पॉइंट है। अगर ए इंक्रीज करता है, अगर ए इंक्रीज करता है, इस केस में याद रखना भाई, यहाँ पे लिक्विफाइंग पावर डिक्रीज करती है, लिक्विफाइंग पावर डिक्रीज करती है, ठीक है भाई, लिक्विफाइंग पावर डिक्रीज करती है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लिक्विफाइंग पावर डिक्रीज कर रही है, तो इस केस में हम बात करते हैं लिक्विफाइंग पावर डिक्रीज कर रही है। तो भाई जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बात की है, हीलियम की लिक्विफाइंग पावर सबसे कम है, ये कैन नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। उसके बाद नियॉन की, उसके बाद ऑर्गन की, और सबसे कम किसकी है, ज़ेनान की हमारे पास, मतलब इस केस में का देखा जाए तो, ठीक है। तो ये याद रखना भी यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ जो एल पी वो इन्वर्स रहती है हमेशा हमारे पास। तो ये पहला केस हमारे पास यहाँ पे डिस्कस। अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा वेरीफाई करें तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि ए बढ़ता है जब हमारे पास आपका मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है। सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब हमारे पास मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाए। तो अगर हम ए की टर्म में देखते तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीनान आता, उसके बाद हमारे पास आर्गन आता, उसके बाद हमारे पास नियॉन आता, उसके बाद हमारे पास आपका क्या आता, हमारे पास हीलियम आता। अंडरस्टैंड। और बट एलपी की वजह से देखते तो ये रिवर्स हो जाता, क्योंकि ए बढ़ रहा है हमारे पास, तो आपका एलपी कम होगा। ये केस हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा बी की बात करते हैं। अब बी की बात करते हैं तो ये 4 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट जो बताएं वो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, तो जितना ए बढ़ेगा उतना लिक्विफिकेशन प्रोसेस बढ़ेगा, जितना आपका ए बढ़ेगा उतना आपका लिक्विफिकेशन जो आपका पावर है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे याद रखना लिक्विफिकेशन पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट बी की बात करते हैं। अब बी क्या बताता है, बी बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम, और वी कैन से को वॉल्यूम। बी बताता है को वॉल्यूम। अब को वॉल्यूम की बात करते हैं तो बी पहले सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, बी डिपेंड करता है, देखो बेटा अगर बी बढ़ेगा तो बेसिकली साइज बढ़ेगा, ये भी साइज पे डिपेंड करता है, बी बढ़ने से साइज बढ़ता है। अब साइज ज़्यादा है तो हमारे पास आपका बी ज़्यादा है, ठीक है। अगर साइज ज़्यादा तो बी ज़्यादा है, ये आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये जो
आपका C4H10 ब्यूटेन है, और ये हमारे पास ट्राईफ्लोरोकार्बन है, ये हमारे पास मीथेन है, और ये हमारे पास हीलियम है। तो इस केस में ये सबसे लार्जेस्ट है, इसका साइज़ ज़्यादा है और इसका साइज़ कम है। दैट्स वाई यहाँ पे साइज़ ज़्यादा है तो बी ज़्यादा है, और यहाँ पे बी कैपिटा कम है। तो ये क्लियर। और बी को हम लिखते हैं, दिस इज़ ऑल्सो गिवन एज 4 टाइम्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई एन, और यहाँ पे एन जो रेफर कर रहा है हमारे पास वो आपका नंबर है, ठीक है, एन इज़ रेफरिंग योर नंबर। और एक ऐसा नंबर जो हमारे पास आपको यहाँ पे टेली कर रहा है हमारे पास नंबर के बारे में, विच इज़ बेसिकली योर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी के हैं वो सारे यहाँ पे रेफर कर रहे हैं भाई। तो पहला केस यहाँ पे हो गया भाई यहाँ पे। सो ये ए और बी का सिग्निफिकेंस हमारे पास है, क्लियर। तो अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी है, आपने ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ टाइम पढ़ा है कि अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ तो बताओ साइज़ किसके साथ होता है। तो यू नो दैट अगर एक आइसोमर है ना, तो आइसोमर में एक चेन होती है, मान लो ये चेन हमारे पास है, सिस्टम है, इसमें लेट्स से 5 कार्बन है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। फिर इसी में हमने 4 कार्बन बना दिए, ये हो गया आपका आइसो, ठीक है, और ये हो गया भाई आपका नियो पेंटेन, ये बन गया आपके 3 आइसोमर्स, ठीक है। तो मैंने पेंटेन के आइसोमर्स लिए। अब मुझे बताओ किसका साइज़ ज़्यादा। देखो इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसका साइज़ कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया भी इसका कम होता है। दैट मीन्स कि अगर हम बी की टर्म में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आएगा भाई कौन सा हमारे पास आपका, तो बी की टर्म में करें तो बी की टर्म में भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन सब में मुझे ये बताओ कि किसका केस में बी ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बी उसी का ज़्यादा होगा जिसका हमारे पास साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहले नॉर्मल का आएगा, उसके बाद आइसो का आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा किसका, हमारे पास नियो का। और ये ए के रिस्पेक्ट में भी हम बात कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर है भाई आपको। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सारे वंडरवॉल की कुछ और फॉर्म्स हमारे पास। तो वंडरवॉल की फॉर्म ये 3 फॉर्म याद रखना। एक हमने जो पढ़ी यहाँ पे अपोज की बात की, दूसरी में टर्म्स ऑफ जेड हमारे पास जेड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, उसकी टर्म में हमारे पास क्या फॉर्म है, तीसरी हमारे पास अगेन जेड की टर्म में हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्म्स है किसकी, वंडरवॉल की। ये भी आपको याद रखनी है एग्जाम के पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपको ये रिमेंबर करनी है, जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आपको ये रिमेंबर करना ही करना है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर तो सेकंड को, इसमें कभी ऐसे भी साथ सकता है कि v अपॉन v माइनस बी, ठीक है, जूनी आपका m लगा हो माइनस a अपॉन, ठीक है, आर टी वी, ठीक है। अगर n की टर्म में ले रहे हो तो एन बी, और यहाँ पे भी आपका एन बी स्केयर नहीं आएगा यहाँ पे, योगी z की टर्म में यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो ये था बेटा हमारे पास आपकी वंडरवॉल इक्वेशन के बारे में सब कुछ। तो हाँ बेटा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बिहेवियर, रियल गैस का बिहेवियर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। तो पहला केस ये कि भी अगर प्रेशर बहुत कम हो, तो दिस इज केस नंबर 1, ठीक है। तो प्रेशर अगर कम है, प्रेशर अगर आपका क्या है, एज नॉट टू हाई, पहला केस भी हमारे पास प्रेशर इज नॉट टू हाई। तो प्रेशर मतलब लो है, उस केस में क्या होगा, उस केस में रिमेंबर जो z होगा, देखो पहले यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, z कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, z इज़ इक्वल टू 1 माइनस a बाई वी आर टी। एक क्वेश्चन याद रखना यहाँ पे, अभी हमें सॉल्व नहीं करना पूरा पार्ट, ठीक है। और z इज़ लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई आइडल गैस के लिए, अगर ये इक्वेशन आइडल गैस बिहेव कर रही है, अगर हमारे पास बहुत ही प्रेशर कम है, वेरी वेरी लो प्रेशर, अगर आइडल गैस कर रही है, इस केस में z पता क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। और z इज़ लेस देन 1 मतलब z हमारे पास क्या आपका नेगेटिव है, z हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है।
तो अगर मैं आपको एक ग्राफ भी बना के दूंगा, नेक्स्ट केस अगर प्रेशर हाई है, अगर प्रेशर हाई है तो फिर क्या होगा, एट हाई प्रेशर, ठीक है, एट हाई प्रेशर, एट टू हाई प्रेशर, उस केस में क्या होगा, बस आपको थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे z हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब z पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी, z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये डिटरमाइन करता है कि भाई गैस आइडल है रियल है, ये होगा भाई 1 प्लस हमारे पास आएगा बेटा PB/RT। तो ठीक है, अब इसी को मैं अगर मैं गैस को दिखाऊं यहाँ पे केसेस में, तो ये रहा बेटा हमारे पास एक ग्राफ, ठीक है, इस तरह से ये z की वैल्यूज़, ये वर्सेस प्रेशर की वैल्यूज़। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास z और p आपस में बिल्कुल कांस्टेंट पैरेलल शो करा रहे हैं ग्राफ, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ी टेढ़ी लाइन लगी है, ये भी हमारे पास, तो इस केस में z की वैल्यू क्या बेटा 1 है, और ये गैस कौन सी है, आइडल गैस है, दिस इज आइडल गैस। दूसरा बेटा हमारे पास अगर z की वैल्यू हमारे पास टॉप की तरफ आए, तो मान लो गैस, अब ये गैस डाइवर्ट कर रही है, इस तरह से डाइवर्ट कर रही है, पहले हमारे पास वैल्यू इस तरह से डाइवर्ट कर रही है हमारे पास गैस, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस केस में z की वैल्यू लेस देन क्या है, 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तब बेटा हमारे पास क्या है, तब हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस PB/RT। और बेटा जब z हमारे पास यहाँ पे आपका लेस देन 1 है तब क्या है, 1 माइनस A/RTV। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये भी केसेस हैं हमारे पास, तो ये आपको यहाँ पे याद रखने केसेस हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की, तो इसमें हमेशा P इज़ ऑलवेज इग्नोर्ड फॉर देम, और अगर P इग्नोर्ड है तो उस केस में याद रखना हमेशा कि प्रेशर को कोई रोल नहीं है, प्रेशर इग्नोर किया जाता है। तो इस केस में हमारे पास याद रखना कि भी PV इज इक्वल टू RT प्लस PB, और Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मैं Z निकालूँ तो Z इज़ 1 प्लस अगेन PB प्लस RT, ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है। तो अगर आपका PV बढ़ेगा तो इस केस में आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर चाहे हाई हो लो हो, पिक नोट किया तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, H2 और E2 हमारे पास परमानेंट गैसेस रहेंगी, Z हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो दिस इज द वी कैन से वंडर वॉल इक्वेशन के 2 पॉइंट्स की, भाई प्रेशर के पॉइंट्स क्या हैं, हाई लो की बात करें। नेक्स्ट आता बेटा हमारे पास PV ग्राफ। देखो PV ग्राफ जो है वो आइसोथर्म ग्राफ है किसके, रियल गैसेस के लिए। तो वैसे अगर मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और ये पढ़ा आपने बॉयल लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यू नो दैट हियर वी कंसिडर टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, तो ये T कांस्टेंट था यहाँ पे, एंड अपने ग्राफ भी देखेंगे, अपने ग्राफ ऐसे बनाए थे, यहाँ पे ग्राफ आपने एक तरफ प्रेशर एक तरफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास थे ना, जिनको हम आइसोथर्म कहते थे, ठीक है, ग्राफ थे। बट अब अगर हम बात करते हैं, ये तो आइडल गैस की बात की मैंने, बट अगर रियल गैस में देखो तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स जो बताएं, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, ये जितना भी ये ग्राफ है ना, ये जो लाइन हमारे पास यहाँ से, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये जितनी भी लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसके जो अंदर वाले कर्व के अंदर है ना, ये मिक्सचर है किसका, लिक्विड और गैस का। इस कर्व के इधर जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा क्या होगी, गैस होगी। तो जो वॉल्यूम कम है हमारे पास, वॉल्यूम कम है, अप्रोच टू ज़ीरो, हमारे पास उसमें कभी भी गैस नहीं, उसमें क्या होगा, लिक्विड होगा बेटा, उस समय लिक्विड होगा। तो बीच में जो हमारे पास एक कर्व बना है वो किसका बना है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर बना। अब ये जो कर्व्स बनाए इनका नाम था थॉमसन एंड ड्यू कर्व्स,
उसने कार्बन डाइऑक्साइड एक करो बनाए थे। अब इसमें एक पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्रॉसपॉन्डिंग वॉल्यूम को बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हमारे पास, वो डिपेंड करता है गैस के ऊपर कितना गैस, और इस पॉइंट पे स्लोप कितना होता है, कोई पूछे आपसे, तो इस पॉइंट पे क्रिटिकल टेम्परेचर के पॉइंट पे स्लोप होता है बेटा यहाँ पे 0 होता है। अब मैं इस ग्राफ के बारे में बताता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे पहली लाइन जा रही ए से बी, तो ए से बी क्या भी, तो ए से बी बता रहा है यहाँ पे क्या बता रहा है, गैस। फिर बेटा बी से सी, अगर बी से सी जा रहा हूँ मैं तो बता रहा है गैस प्लस लिक्विड। और बेटा अगर सी से डी जा रहा हूँ तो यहाँ पे सी से डी देयर इज ओनली लिक्विड। तो ऐसे बाकी ग्राफ हमारे पास हैं सिमिलर फॉर एबो लाइन। बट अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लेट से हमारे पास कोई आई पॉइंट है, तो आई पॉइंट पे क्या बेटा, आई पॉइंट पे हमारे पास का आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं करेगी, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। उसी टेम्परेचर पे और कोई और गैस है, उसका वॉल्यूम क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम है, उसका प्रेशर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर हमारे पास है, ठीक है। तो याद रखना क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं कर सकती, ठीक है। अब प्रेशर जो होता है, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू स्टार्ट लिक्विफिकेशन गैसेस एट टीसी इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, और वॉल्यूम जो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। ये तीन आपकी सिंपल यहाँ पे चीज़ें हमारे पास है। और याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना बेटा, तो दैट इज इक्वल टू 31.1 डिग्री। क्रिटिकल प्रेशर कितना बेटा, 72.9 atm which is approximately equal to 73 atm, and what is critical volume, that is 940 ml per mole। ये किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और स्लोप ऑफ पीवी करो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, dp अपॉन dv एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू 0, या फिर बोल सकते हैं d स्क्वायर p dv स्क्वायर critical temperature is equal to 0. तो slope of the curve is always for real gases is always 0, and if differentiate with respect to temperature, ठीक है, is always negative, तो except at we can say critical temperature is equal to 0। ये पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं तीन क्रिटिकल के कांस्टेंट की वैल्यू, अब ये भी सिलेबस में है, तो बेटा यहाँ से याद रखना क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कितनी है, 3b के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर क्या बेटा, तो इट इज इक्वल टू a अपॉन 27 b का स्क्वायर, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बेटा, 8a अपॉन 27 rb। तीनों का रिलेशन देखें, अगर तीनों को रिलेट करें तो रिमेंबर pc मल्टीप्लाई बाई vc इज इक्वल टू 3/8 और TC, ये रिलेशन आता है तीनों का, ठीक है। इसको आप जैसे लिखो, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, हमारे पास है ना, तो याद रखना। तो इनका जो PV और T का रेशो 3/8 R आता है। अब हमारे पास बेटा ये वैल्यूज में निकाली, यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, B की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से अगर B की वैल्यू निकालूँ, बताओ भाई पहले क्वेश्चन 1 से B की वैल्यू क्या होगी, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, VC अपॉन 3 आएगा। बताओ बेटा यहाँ पे A की वैल्यू क्या आएगी, तो A इज इक्वल टू बताओ यहाँ से क्या आएगा, तो आएगा PC मल्टीप्लाई बाई 27 B का स्क्वायर, ठीक है। तो यही आएगा हमारे पास यहाँ से। बताओ भाई बेटा यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, तो A की वैल्यू आएगी यहाँ से 27 RB इंटू TC अपॉन 8 आएगा बेटा यहाँ से। तो डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा सा याद रखना, अगर B बड़ा, देखो बेटा यहाँ से बता रहा हूँ, क्वेश्चन 1 से बता रहा हूँ मैं, अगर B बढ़ेगा तो बताओ बेटा क्या बढ़ेगा, VC बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों रिलेटिव प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर A बढ़ा तो बताओ बेटा क्या बढ़ेगा, A बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और मतलब
क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा और पीसी क्रिटिकल प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों में प्रोपोर्शनल ऊपर ही हमारे पास है। और अगर बेसिकली बी बढ़ा तो इस केस में आपका पीसी कम होगा और टीसी भी कम होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना हमारे पास आपका। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, अगर ए और बी का रेशो बढ़ा तो क्या होगा। तो अगर ए और बी का रेशो बढ़ा तो इस केस में टीसी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ए डिवाइड बाई बी का स्क्वायर का रेशो बढ़ा तो इसमें क्या बढ़ेगा, इसमें पीसी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपका बी बढ़ा तो आपका वीसी बढ़ेगा। ये थे क्रिटिकल कांस्टेंट्स हमारे पास। तो ये क्लियर भी आपको क्रिटिकल कांस्टेंट्स की बात मैंने की, यहाँ पे सभी की बात की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट्स। तो जहाँ तक बात होती है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट्स की, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिड्यूस्ड प्रोपोर्शंस देखते हैं। अब इसी का रिड्यूस्ड प्रोपोर्शंस क्या भी हो सकता है, रिड्यूस्ड टेम्परेचर हो, रिड्यूस्ड प्रेशर हो, रिड्यूस्ड वॉल्यूम हो। और ये बेसिकली होते क्या हैं, अगर कोई भी रिड्यूस्ड कंडीशन है उसमें क्या होता है, उसका एक्चुअल कंडीशन, ठीक, उसका एक्चुअल कंडीशन अपॉन क्रिटिकल कंडीशन, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड कंडीशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास रिड्यूस्ड टेम्परेचर तो बताओ क्या होगा, एक्चुअल टेम्परेचर विच इज़ टी अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। रिड्यूस्ड प्रेशर क्या भाई हमारे पास, तो प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्या ये जो जितने भी हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोपोर्शंस हैं, क्या इनका डायमेंशन है, तो दे आर डायमेंशनलेस, क्योंकि भी ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, प्रेशर ऊपर भी नीचे भी प्रेशर, ठीक है। फ़र्क कितना के ऊपर एक्चुअल और नीचे क्रिटिकल्स, ठीक है। अब इन्हीं को अगर हम यहाँ से निकालें, देखो बेटा यहाँ से अगर मैं टी निकालूँ तो बताओ टी क्या होगा। अभी हमने बताया यहाँ पे कि भाई हमारे पास टी आर रिड्यूस्ड क्या होगा, टोटल अपॉन क्रिटिकल। अच्छा, पी आर क्या होगा, रिड्यूस प्रेशर क्या, टोटल प्रेशर अपॉन पी सी। और रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या होगा, तो रिड्यूस्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वी सी। तो अगर मैं यहाँ से आपका टी निकालूँ तो बच्चा बताओ टी क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी सी इंटू टी आर। तो सबको निकाल दिया, टी को भी निकाल दिया, ऐसे पी को भी निकाल दिया, पी आर इंटू पी आर मल्टीप्लाई पी सी। वी को भी निकाल दिया, वी आर इंटू वी सी हमारे पास हो गए यहाँ पे। अब इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा वंडर वाल इक्वेशन को किस में, रिड्यूस्ड प्रोपोर्शंस में। और जब इसको रिड्यूस प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया, वही बन गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो आते हैं बेटा, अब ये हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन है, तो पी की जगह पे क्या लिखेंगे, पी आर पी सी हो गया, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे v की जगह पे लिखेंगे वी आर वी सी। और उसी तरह से बेटा हमारे पास याद रखना, t की जगह पे लिखेंगे टी आर टी सी। अच्छा, अब इसी को हमने थोड़ा सा चेंज करना चाहा, ठीक है बेटा। तो यू नो दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे अब वैल्यूज़ डालनी है। वी सी की वैल्यू डालते हैं जो 3b होती है, ठीक है बेटा। टी सी की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। और हमारे पास पी सी को डालते हैं। जब वैल्यूज़ डाली तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी पी आर प्लस 3 अपॉन वी आर स्क्वेयर, 3 VR-1 और 8 टी सी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस इक्वेशन को ये भी बता सकते हैं कि हमने पी आर यहाँ पे लेना बेटा किसके बराबर, पाई के बराबर, ठीक है बेटा। वी आर हम लेंगे किसके बराबर, यहाँ पे लेट से हम लेते हैं 5 के बराबर। और बेटा टी सी लेते हैं किसके, थीटा के बराबर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो बेटा देखो ये बनेगी पाई प्लस 3 अपॉन 5 का स्क्वेयर, 3 5 - 1 इज इक्वल टू 8 थीटा, ठीक है। तो ये भी आपकी क्वेश्चन है, ये भी आपकी क्वेश्चन है, और इसको भी हम क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट्स की क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट्स क्वेश्चन जो आपको सिंपल याद रखना है यहाँ पे। उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस या ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है, बस आपको सिंपल याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास आपकी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से आपका पार्ट बनेगा GK/PSC के लिए। इसमें 3 स्पीड्स आती बेटा, और ये 3 स्पीड्स कौन सी बेटा हमारे पास, एक है सबसे पहले हमारे पास जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक आती बेटा हमारे पास रूट मीन स्क्वायर, एक आती बेटा हमारे पास एवरेज स्पीड। अब तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, देखो रूट मीन स्क्वायर में क्या आता है, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m। एवरेज में क्या आता है, रूट ऑफ 8
8 RT अपॉन पाई एम, और मोस्ट प्रोबेबल क्या आता है बेटा, √2 RT अपॉन एम। ठीक है, एंड यू नो दैट कि पी वी इज इक्वल टू RT होता है अगर N1 हो तो क्या इसकी जगह पे मैं RT की जगह पे मैं PV लिख सकता हूँ। ऑफ कोर्स लिखा है मैंने यहाँ पे PV, ठीक है, तो लिख सकता हूँ, आई कैन राइट PV, ठीक है, तो लिख सकता हूँ मैं। दूसरी जगह पे क्या इसकी जगह पे मैं KT लिख सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं KT भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे P अपॉन डी भी लिख सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं P अपॉन डी भी लिख सकता हूँ। अब P अपॉन डी कैसे आया यहाँ पे, उसकी बात करते हैं हमारे पास। तो P अपॉन डी कैसे आएगा बेटा यहाँ पे, और बेटा K क्या होता है, K हमारे पास आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास होता है आपका, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, K हमारे पास आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। उसके बाद बेटा यहाँ पे बात करते हैं P अपॉन डी कैसे आया, ठीक है, P अपॉन डी कैसे आया। तो देखो सुनो भाई, यहाँ पे अब आपने पढ़ा कि पी वी इज इक्वल टू RT, ठीक है बेटा, तो बताओ P क्या हो गया, P इज इक्वल टू RT बटा V हो गया, ठीक है। जब RT बटा V यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, तो RT बटा V को अगर मैं यहाँ से बता दूँ तो मेरे पास यहाँ पे याद रखना, अगर मैं इसको दिखा दूँ कि P बटा D कर दिया मैंने, अब D क्या होता बेटा, यहाँ पे D होता भैया आपका मोलर मास के साथ रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपने पढ़ा है कि भाई D इज इक्वल टू, इक्वेशन पढ़ी हो आपने, D इज इक्वल टू P इंटू एम RT, ठीक है, ये भी पढ़ा आपने बेटा। तो बस उसी के लिहाज से हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है और इसी बेसिस पे हमने P बाई डी का इक्वेशन का यूज़ किया है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ कि बेटा यहाँ से निकालें अगर, तो बताओ बेटा D बाई पी क्या होगा, आप बोलोगे बेटा M अपॉन RT, ठीक है, तो बताओ भाई P बाई डी क्या होगा, RT बटा M, बस उसी को रिप्लेस किया और लगाया क्या यहाँ पे P बाई डी लगाया। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास बनते हैं। ये 3 इक्वेशन जो आपके भाई बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे पास है यहाँ पे, तो ये भी आपको तीनों के तीनों याद रखना। एक बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ ऑफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके बाद होती है भाई एवरेज वेलोसिटीज, उसके बाद होती है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ये इनका सीक्वेंस है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे कम है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास इनका रेशो, तो ये भी मैंने कहा कि सबसे बड़ा रूट मीन स्क्वायर, उसके बाद एवरेज, उसके बाद आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, तो ये इनके रिलेशंस आप याद रखोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट याद रखना, देखो सब में हमने कॉमन को नेगलेक्ट करना है। तो अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल से देखूँ तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है ना, √2, यहाँ से क्या बचा 8 और पाई बचा, यहाँ से क्या बचा 3 बचा, तो बस इन सब का रेशो निकाल दो। ये रेशो आएगा, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, √8 बाई पाई की वैल्यू क्या होगी 1.59, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। इन सब को डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट नंबर से, तो जैसे 1.41 को 4 को डिवाइड किया, अगर हम किससे डिवाइड करें सिंपलेस्ट से, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 1.414 को डिवाइड किया 1.414 से, कितनी वैल्यू आई 1 आई। फिर हमारे पास 1.595 को डिवाइड किया 1.414 से, कितनी वैल्यू आई हमारे पास 1.128। फिर उसी तरह से डिवाइड किया 1.732 को डिवाइड किया 1.414 से, तो कितनी वैल्यू आई 1.222 आई। फिर इनको फर्दर चेंज करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं, बट हमें इनको ध्यान में देखना, हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें बस ये वैल्यू देखनी, तो ये भाई क्लियर, इनका रिलेशन जरूर याद रखना हमारे पास किस किस से रिलेट करता है। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी आपको फॉर्मूले यहाँ पे याद होंगे और थोड़ा सा वहाँ पे आपको फैक्चुअल याद करना है। अब बेटा इनका क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट NTP, ठीक है। पहली बात क्या था, डेंसिटी दी है ऑक्सीजन की, कितनी दी है 0.01429, और हमारे पास जो मरकरी की डेंसिटी दी है वो दी है 13.6 हमारे पास, और जो इसका जी दिया वो दिया 9.81, ठीक है बेटा।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें निकालना है रूट मीन्स। देखो भी सबसे पहले अगर हम देखें तो एनटीपी पे जो हाइट होती है मर्की कॉलम की दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ सेंटीमीटर दी हुई है। और ये डी हमारे पास है, ये आपका जी हमारे पास, सबको वैल्यू लगा दो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख सकता था रूट ऑफ 3 पी जगह पे एच डी जी अपॉन डी। बच्चों ये डी है यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू कितनी 0.04149, और अगर सब वैल्यू को पुट करूँ तो हमारे पास आएगी 46137.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू आएगी जी की। तो क्वेश्चन क्या आप वैल्यू पुट करेगा, और यहाँ पे प्रेशर होता है वो एच डी जी के बराबर होता है, इसकी वैल्यू की मैंने यहाँ पे क्या होगी, इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट बेटा आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या था कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज सेम दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोली भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास बोला है रूट मीन स्क्वायर, अंडर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं पढ़ा कि अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन मोलर मास आते हैं दोनों पे। तो लेट्स सपोज इस तरफ लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे पास लेते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे हमारे पास, तो ये बनेगा आपका √3 RT सल्फर डाइऑक्साइड का अपॉन मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेटा यहाँ पे, तो होता है 64, ये तो याद रखना इसका भी रूट है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी बेटा हमारे पास क्या आएगा 3 RT किसका बेटा ऑक्सीजन का, अपॉन कितना बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 32। बस देखो यहाँ पे सबसे पहले ये तो 3 RT और 3 RT कैंसिल, ये जो निकालना है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, रूट बना बेटा कितना यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालेंगे, अपॉन कितना 64 इज इक्वल टू टेम्परेचर दिया बेटा किसका हमारे पास O2 का, कितना है हमारे पास O2 का 27 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 300 केल्विन। तो बस यहाँ पे लिखो 300 केल्विन अपॉन 32। तो बस आपको सिंपल याद रखना है। देखो बेटा यहाँ से इसका डबल आ रहा है डबल, तो उस टेम्परेचर भी डबल होगा, तो T सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा यहाँ पे 600 केल्विन आएगा। निकालना निकाल दो, मैंने तो निकाल दिया यहाँ पे, आप भी निकाल के देख सकते हो हमारे पास। तो सिंपल सा यहाँ पे रहेगा आपका एक सिंपल ट्रिक, तो रेशो से निकाल देना, यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये 600 आंसर आएगा और 600 हमारे पास यहाँ पे आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मिस्ट पार्टिकल हैविंग अ मास ऑफ 10⁻⁻12 ग्राम एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ द वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.31 10⁻16 एर्ग पर डिग्री पर मॉलिक्यूल। तो के की वैल्यू दी है हमारे पास। तो बेटा मैं अभी पढ़ा कि रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी हमने पढ़ी, की वैल्यू पढ़ी, भाई क्या पढ़ी हमने, फॉर्मूला पढ़ा था अभी, याद होगा, तो रूट ऑफ 3 RT अपॉन मोलर मास, इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं 3 KT अपॉन मोलर मास, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बस लगा दो वैल्यू यहाँ पे। तो रूट ऑफ 3 की वैल्यू 3, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.31 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा टेम्परेचर 27 मतलब 300 अपॉन मोलर मास किसका बताया यहाँ पे इसने, मास ऑफ दिस ग्राम, अच्छा मास दिया हुआ यहाँ पे, तो मास दिया बेटा, तो मास दिया 10⁻⁻12 ग्राम। इस सबको डिवाइड करें तो ये आएगा बेटा 0.342 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट बेटा आते हैं हमारे पास लास्ट टॉपिक इसका, तो लास्ट टॉपिक कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ। तो सबसे पहला बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पाई n का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एंड एवरेज वेलोसिटी अपॉन √2, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सिग्मा है वो कोलिजन डायमीटर है भाई, दिस इज अ सिग्मा इज कॉल्ड कोलिजन डायमीटर। अब हम निकालते हैं मीन फ्री पाथ, ये भी आपके सिलेबस में है। मीन फ्री पाथ क्या भी
एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल विद मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। कितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल ने ट्रैवल किया दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, और वो क्या निकलता है, दैट इज इक्वल 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है, पाई d को स्क्वायर p ऊपर आएगा k इंटू टी, ठीक है बेटा। यहाँ से तो मैंने यहाँ से किसको रिप्लेस किया, मैंने यहाँ से कोलिजन डायमीटर की बात की, उसको मैंने रिप्लेस किया। तो सिंपल सी बात यहाँ पे थी, बाकी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट नहीं किया यहाँ पे। नेक्स्ट आता बेटा एन की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पे जो एन की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर अपॉन 0.0224 मीटर माइनस 1, ये आएगी हमारे पास किसकी वैल्यू, ये आएगी हमारे पास एन की वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पाई की वैल्यू लैम्डे की वैल्यू, लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ की वैल्यू डिपेंड करती है बेटा, बताओ। तो भाई ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, अगर ये बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पहला पॉइंट। अगर हमारे पास फ्री मीन पाथ ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्री मीन पाथ बढ़ेगा तो डेंसिटी स्केयर के टाइम से घटेगी हमारे पास। तो ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पर, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका रिलेशन यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा अगर साइज ज़्यादा है, अगर साइज ज़्यादा है तो फ्री मीन पाथ कम है, अगर साइज ज़्यादा है तो फ्री मीन पाथ कम है, मतलब अगर फ्री मीन पाथ ज़्यादा है तो साइज कम है। जितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, उतना ही स्मॉलर आपका क्या है, फ्री मीन पाथ है, ठीक है। टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो फ्री मीन पाथ भी हाई है। प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर अगर ज़्यादा है तो फ्री मीन पाथ कम है, ठीक है। लार्जर प्रेशर लार्जर द फ्री मीन पाथ, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो लार्जर द प्रेशर देन स्मॉलर द फ्री मीन पाथ, यहाँ पे आएगा स्मॉलर द फ्री मीन पाथ, ठीक है, ओके। अब अगर आपको नंबर ऑफ कोलिजन निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होगा √2 पाई, ये बेटा आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़, ठीक है, कोलिजन डायमीटर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एन, ठीक है। एन हमारे पास पता है इसने कि एन हमारे पास क्या होता है। सभी कोलिजन्स के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी भाई आपका एन सी, जो हमने कोलिजन का को मल्टीप्लेक्स करेंगे अगेन एन से करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे वो 2 मॉलिक्यूल क्या होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, क्लियर आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोलिजन फ्रिक्वेंसीज, कोलिजन मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की। तो बेटा पहला पॉजिटिव डिवीजन केस में क्या होगा, तो पॉजिटिव डिवीजन केस में आपने पढ़ा है कि z इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब आपका z क्या होता है, यू नो z इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब z आपको होता है PV/nRT आइडल गैस के लिए। तो बस ये भी आपका क्या होगा कि भाई PV/nRT की भी ग्रेटर देन 1 होगा भी यहाँ पे। तो पहला केस का पहला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कहता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन इज 7 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो बताओ बेटा टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा इससे हाइड्रोजन से, सिंपल सा केस हमारे पास है, ठीक है। क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बढ़ेगी, अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बढ़ेगी तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ेगा और मोलर मास होगा बेटा घटेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। तो कंप्रेसिव इफेक्ट ऑफ द गैस इज लेस देन यूनिटी, तो अगर बेटा z हमारे पास लेस देन यूनिटी है हमारे पास, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो मतलब आपका वॉल्यूम भी कम होगा बेटा हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम भी कम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा हमारे पास बात करते हैं कि z जो है, अभी हमने ऊपर देखा था z इज़ P × V/RT, तो अगर z कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा,
क्योंकि दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास हैं। नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास द फैक्टर विच ऑन विच फ्री मीन पाथ डिपेंड्स। तो भाई वो टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, डेंसिटी भी, सभी के सभी डिपेंड करते हैं। कैसे कैसे डिपेंड करते हैं? देखो फ्री मीन पाथ पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड करता है, प्रेशर इन्वर्सली करता है, डेंसिटी भी स्क्वायर बाई इन्वर्सली करती है। ये यहाँ पे याद रखना। और इसके मैंने क्वेश्चन भी की थी, ऊपर प्रेशर की क्वेश्चन की थी मैंने। नेक्स्ट बेटा वंडर वाल इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, इसमें रेशो ऑफ ए बाई बी बोला है। तो सबसे पहले बेटा ए का यूनिट क्या होता है आपने देखा पीछे, तो एक यूनिट यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, पी वी का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। और ये होगा भाई पी हमारे पास होता है किसमें भाई आपका ATM में, वी हमारे पास एल का स्क्वायर, और ये भाई मोल माइनस 2। अच्छा भाई अपॉन बी बताया, बी होता भाई आपका इट इज़ वी अपॉन एन। वी है भाई वॉल्यूम हमारे पास आपका होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो वी वॉल्यूम लीटर और अपॉन मोल। तो अगर इनको दोनों को निकालें, ऊपर लिखें ATM लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 अपॉन लीटर मोल माइनस 1। इन दोनों का रेशो बोला है, ए बाई बी का रेशो बोला है। आप निकालो बेटा यहाँ पे देखो, ATM का ATM रहेगा, ATM का ATM रहेगा, लीटर ऊपर गया तो भाई ये लीटर बन गया 1, और मोल ऊपर गया -2 में से 1 निकला तो -1, मोल -1। ये कहाँ पे भाई देखो, तो ये भाई लीटर पॉजिटिव है, ATM पॉजिटिव है, मोल -1, तो बी पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आती इनको मैच करना भी आपने। देखो भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर 4 आएगा, ठीक है, 8A अपॉन 27 RB। और याद रखना क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, वो भी याद रखना। तो व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, A अपॉन 27 RB का स्क्वायर है ना। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, बॉयल टेम्परेचर बेटा होता है हमारे पास A अपॉन RB, ठीक है। तो पहले का A का आएगा 4th पार्ट, एंड B का आएगा हमारे पास 2nd पार्ट, 1st पार्ट, ठीक है। तो याद रखना TB बॉयल टेम्परेचर A बाई RB, और इन्वर्जन टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TB। तो ट्वाइस ऑफ TB A अपॉन RB मतलब 2A अपॉन RB। कहाँ पे 2A, तो ये हो गया इन्वर्जन आपका, ये हो गया C पार्ट आपका। बचा भाई रिड्यूस्ड टेम्परेचर एक्चुअल अपॉन क्रिटिकल, तो एक्चुअल अपॉन क्रिटिकल यहाँ पे बेटा D। तो क्या है भाई आंसर बताओ यहाँ पे, तो A का आया हमारे पास आपका 4th, A का 4th 2 जगह पे ना, तो B पे मूव करते हैं, इन दोनों में से दिखते हैं ना। तो B का आ रहा है बेटा हमारे पास आपका 1st, तो देखो भाई B का 1st कहाँ पे, यहाँ पे, तो D पार्ट होगा, ठीक है। सो वी हैव D पार्ट, ठीक है। तो क्या D का ठीक है, D पार्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट पे, कहता है एज द गैस हैज़ डबल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट टेम्परेचर द गैस विल बी। अब सल्फर डाइऑक्साइड डबल हुआ है, तो भाई कौन सी होगी डबल, इसका मास है 32, तो इसका 16, तो बस यही होगा हमारे पास, डबल किया तो बस मास पे डिपेंड करता है यहाँ पे ना। 7th हमारे पास बेटा पार्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम रूट्स मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें तो दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू हमारे पास रूट ऑफ 3RT अपॉन M। तो अगर M कम होगा तो इसका ज़्यादा होगी, तो M यहाँ पे H2 का कम है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये याद रखना आपका, इस तरह से बता दी, इक्वल टू लिख देता हूँ बीच में, तो होगा भाई दिस इज़ ऑल अबाउट योर गैस स्टेट। तो आज का लेक्चर जो तुम्हारे पास वो गैस स्टेट के ऊपर था। आई होप यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ वन शॉट। तो थैंक यू सो मच, वी विल ब्रिंग द लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट टुगेदर।